Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So guys, the wait is finally over और आज मैंने डिसाइड करा है कि मैं अपनी नीट सीरीज का पहला व्लॉग शूट करूं. It will be about my story एंड माई जर्नी ऑफ नीट. सो आप लोगों ने जितने भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे कम्युनिटी पोस्ट पे वो सारे मैंने कंपाइल कर लिए थे एक जगह, और उसमें से जितने भी मेरी लाइफ से रिलेटेड हैं वो मैं इस वाले व्लॉग में आंसर करने वाली हूँ, और बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट एपिसोड्स में आंसर करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड. तो गाइज मम्मी और मैं बैठ के आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, क्योंकि शायद ऐसा हो कि मैं थोड़ा बायस्ड हो कि अपने आप को काफी सुपीरियर शो करूं, तो वहां पे मम्मी मेरी टांग खिंचाई करने के लिए बैठी है. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड यू डिसाइड टू बी अ डॉक्टर एंड वाज योर फादर एन इंस्पिरेशन? तो इसका आंसर मैं ऐसे दूंगी कि मतलब बचपन से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी या कुछ. हाँ, पापा को हमेशा देख के एक ऐसा हो जाता है कि मतलब आपको कुछ और फील्ड के बारे में सोच ही नहीं पाते हो. आपको हमेशा से पापा के साथ ऐसा देख के लगता है कि वाह यार डॉक्टर बनना कितना अच्छा होता है. लेकिन मैं बचपन से बहुत ज्यादा ऐसे डांस वगैरह में रहती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ उसी में करूंगी, कोरियोग्राफर टाइप बन जाऊंगी या कुछ ऐसे. बहुत ज्यादा पढ़ने का मेरा कभी मन नहीं करता था. लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी और मुझे लगने लगा कि शायद मैं मतलब पढ़ के भी कुछ बहुत अच्छा कर सकती हूँ. और सपने कभी बच्चों के नहीं होते कि उन्हें क्या बनना है. सपने तो हमेशा पेरेंट्स देखते हैं कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है, और डिपेंड बच्चे के ऊपर करता है कि वो पेरेंट्स के सपनों को एज ए टारगेट लेते हैं या एज ए बोझ लेते हैं जो उनके ऊपर थोप दिया गया. तो इसने उसको एज ए टारगेट लिया और इसे सोचा कि नहीं मुझे पढ़ना है, इसने फिर किया. दीदी आप शुरू से टॉपर थे या एक एवरेज स्टूडेंट? टॉपर मुझे बनना कभी भी पसंद नहीं था. मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि टॉपर बच्चे बहुत ही बुरे होते हैं और उन पे हर टाइम एक प्रेशर सा रहता है कि उन्हें हर टाइम टॉप करना है. तो और टीचर्स भी उन्हें ऐसे तुम टॉपर ऐसे ही करते रहते थे. तो मेरा कभी मन नहीं करता था कि मैं टॉपर बनूं. लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट भी नहीं कहूँगी खुद को, क्योंकि मैं ऐसे 3rd 4th आती थी और मेरा काम चलता रहता था. लेकिन मेरा बहुत मन करता था कि लीजू कभी तो टॉप कर ले. मम्मी का वही रहता था, अच्छा करो और अच्छा करो, और शायद इसीलिए हो भी गया थोड़ा. हाउ मच डिड यू स्कोर इन 10th? मेरे टाइम पे 10th में CGPA वाला सिस्टम था. सो आई स्कोर 10 CGPA इन 10th क्लास. काफ़ी अच्छा मूवमेंट था वो भी. ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना ही स्कोर कर लिया, लेकिन उन सब की कोई ऐसे रेलेवेंस नहीं है. 10th में आपके कितने मार्क्स आते हैं उससे नीट में कोई लेना देना. हाउ डिड यू प्रिपेयर एंड व्हाट वाज योर डेली शेड्यूल? सो गाइज वैसे तो मैंने 10th से ही थोड़ा फाउंडेशन कोर्स वगैरह ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन 11th से मैंने प्रॉपर अपना स्टार्ट किया था नीट की तैयारी करना. और मैंने आकाश कोचिंग ज्वाइन की हुई थी यहाँ सहारनपुर में ही, और उसके साथ मुझे थोड़ा फिजिक्स में लगता था कि मुझे थोड़ा प्रैक्टिस टाइम ज़्यादा चाहिए या मेरे को और थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए. तो मैंने उसके लिए ट्यूशन्स ज्वाइन कर ली थी. और मतलब इतने से हो जाता है. आपको अगर लगता है कि कोई आपका सब्जेक्ट वीक है तो उसके लिए आप और ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो. बाकी डेली शेड्यूल में ऐसा था कि मैं एक मॉर्निंग स्टडी में बिलीव करती हूँ. तो मतलब मैं सुबह उठ जाती थी थोड़ा जल्दी, ऐसे 5-6 बजे के आसपास, और फिर उसके बाद अपना एक सिटिंग में मॉर्निंग में लेती थी बढ़िया सी. उसी टाइम मेरी ट्यूशन भी होती थी जो फिजिक्स की मैंने ज्वाइन की हुई थी. बाकी पूरा दिन अपना जितना हो पाता है उतना करके 3 बजे से मैं डाउट्स लेने के लिए आकाश में चली जाती थी. जो भी मैं पढ़ती थी उसमें जो भी मुझे डाउट्स आते थे तो मैं क्लास से पहले चली जाती थी, और 4 से लेके 7:30 तक मेरी वो रहती थी. और फिर मतलब रात में जितना मेरे से हो पाता था उतना करके. शेड्यूल तो इनका होता है. बीच में पेरेंट्स के जो पुशअप्स होते हैं ना, वो डांट होती है, वो बड़ी वैल्यूएबल होती है. सुबह आप उठ नहीं पा रहे हो तो 2 लात लगी पीछे से, उठ के बैठ गए, फिर आप दिन भर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो मम्मी पीछे से पढ़ ले. हाँ. ये चलता है. और फिर बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो, एक्टिवा लेके जा रहे हैं, कहीं घूमने ना निकल जाएं, तो इसको मैं छोड़ने जाती थी. फिर लौटते हुए मैं ही इसको लेने जाती थी, बाहर खड़ी रहती थी, लीजू आएगी. और लौटते हुए मैडम को एक बर्गर जरूर खाना होता था. तो इसकी स्टडीज में बर्गर का बहुत ज़्यादा योगदान है. What? वो मेरा स्ट्रेस बस्टर था कि मुझे वो बर्गर खा के सारा स्ट्रेस दूर हो जाता था. मम्मी बर्गर खिला दो. तो काफी अच्छा टाइम था वो भी. मतलब मैं चेरिश करती हूँ जब भी उस टाइम को याद है. व्हाट वाज द की इंग्रेडिएंट दैट केप्ट यू मोटिवेटेड? ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी शायद. तो सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन आती है, पहली बात तो वो घर से आती है. मतलब मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से मुझे यही कहा है कि तेरा नहीं होगा तो किसका होगा. मैंने कभी घर में नेगेटिव सुना ही नहीं अपने लिए कि मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या कभी प्लान बी की बात ही नहीं हुई घर में कि मैं अगर ये नहीं कर पाई तो मैं क्या करूँगी. तो सबसे बड़ी मोटिवेशन तो घर से आती है. और सेकेंडली एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगती है वो ये है कि आपके जो सीनियर्स हैं जो सिलेक्ट होके गए हैं पिछले सालों में, उनसे आपको जाके बात करनी चाहिए. मेरी एक फ्रेंड थी
उनका मेरे से 2 साल पहले सिलेक्शन हुआ था, पर वो मेरे को काफ़ी फ्रेंडली मतलब लगती थी और हमेशा वो मेरे को जब भी आती थी बुला लेती थी और मेरे को मतलब बात करती थी। तो मुझे जब भी डिमोटिवेशन होता था मैं उनसे बात करती थी कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता था कि मतलब मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था कभी कभी? तो मुझे हाँ ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये सब नॉर्मल है, मतलब हाँ अगर ये सब इनके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो मेरा भी ऐसी सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मम्मी बता सकते हैं आपको। बाकी यही है कि अपने मन में जो भी चल रहा होता है ऐसे टाइम पे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, अपनी मम्मी को या पापा को जिससे भी आप बहुत क्लोज हो उससे ज़रूर शेयर करो कि आज मेरे को माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं अपने आप को लेके या पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो पेरेंट्स के पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, चाहे वो उस लेवल तक पढ़े लिखे हैं भी या नहीं भी हैं, दोनों ही बातें होती हैं। एक ये है कि जब आप अपने सीनियर से बात करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो, तो उन्हें बताते हो कि मतलब बहुत नेगेटिव चल रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके साथ भी सब हो चुका है। एक मोमेंट्री होती है सब चीज़ें, फिर 2 दिन बाद आप फिर से बूस्टअप हो जाते हो, फिर आपको लगता है नहीं करना है, हमें करना है। तो हमेशा आपको मोटिवेशन मिलता है सिर्फ अपनी पॉजिटिव सोच से। आपको पॉजिटिव रहना होता है कि नहीं यार मेरा क्यों नहीं होगा, मेरा क्यों नहीं होगा, मेरा होगा। What were the main distractions that you faced? इस बात का जवाब तो मेरी मम्मी ही दे हाँ, सकती ये है। मैं ही दूंगी क्योंकि बच्चों को अपने डिस्ट्रैक्शन कभी पता नहीं चलते हैं। पहला डिस्ट्रैक्शन है फोन। मम्मी फोन दे दो, मम्मी फोन दे दो, मम्मी फोन दे दो। कभी भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फोन अपने पास मत रखो। ज्यादा जरूरी है बाहर जा रहे हो तो एक छोटा तमंचा ले लो। जिस मेरे तमंचा पास फोन वो के- था 1200 वाला नोकिया जिसमें कुछ नहीं चलता था, सिर्फ हाँ। कॉल होती थी और मैसेज जाते थे। हाँ, इसे शर्म आती थी तो लेके नहीं जाती थी, तो फोन का खत्म हो गया। एक सेकंड ये होता है कि आपके फ्रेंड्स, आप जिनके साथ आपका जो सर्कल है वो कैसा है। अगर वो पढ़ने वाला है तो आप पढ़ोगे, अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। सेकंड डिस्ट्रैक्शन ये होता है। थर्ड ये होता है कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो है कि आप हम कहीं बाहर जा रहे हैं, पेरेंट्स को जाना भी पड़ेगा, तो बच्चों को लगता है कि चलो तुम बैठ के टीवी देखो, पीछे से मम्मी 2 घंटे के लिए गायब है तो तुम टीवी देखो। थर्ड डिस्ट्रैक्शंस ये होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो खुद पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको ना माँ बाप की मार चाहिए होती है। उसमें से ये एक थी कि इसने मुझे 12th में आते आते कह दिया मम्मी अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप घर से बाहर नहीं जाओगी। तो हमने कहा ठीक है, 1 साल के लिए हमारा सेक्रीफाइस चाहिए, हम दे सकते हैं। मतलब मैं बहुत ही मंचली टाइप की बच्ची थी, जैसे हाँ, मुझे घर एकदम। में ऐसा अकेला दिखता था तो तो मेरा पंख मन बड़बड़ाने करता था लगती कि है। बहुत ज्यादा ऐसे टीवी देख लूं और कुछ गड़बड़ कर लूं हाँ। कि बस पढ़ाई ना करूं। तो मुझे पहले तो बहुत मजा आता था, लेकिन बाद में मेरे को रियलाइज होने लगा कि यार ये तो मैं अपने साथ ही गलत कर रही हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं मम्मी को थोड़ा कन्फ्रंट कर दूं इस चीज को लेकर, और फिर मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने भी कहा हाँ 1 साल में कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। मम्मी किसी पार्टी में नहीं जाती थी, कहीं अपने फ्रेंड्स में नहीं जाती थी। सब लोगों को मतलब एक्चुअल में 1 साल के लिए पता लग चुका था कि ग्रोवर्स कहीं नहीं आते हैं, और वो लोग तो लगे हुए हैं अपनी बिटिया के सिलेक्शन में। डिड यू स्कोर वेल फ्रॉम द बिगिनिंग और इम्प्रूव लेटर? क्या आपकी डांट पड़ती थी? डांट का तो बाद में बताऊंगी, लेकिन मतलब शुरू से ऐसा नहीं होता है कि आपके हमेशा अच्छे ही मार्क्स आते हैं। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। आप हमेशा से ऐसा सब्जेक्टिव स्टडी कर रहे होते हो, क्वेश्चन आंसर लिखने वाला, और अचानक से कोई आपको ऑब्जेक्टिव पेपर थमा दे हाथ में और कहे कि आप ऐसा पढ़ो, तो थोड़ा समझने में 1-2 टेस्ट मुझे लगे। लेकिन उसके बाद जब मुझे समझ में आ गया कि कैसे पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हुआ स्कूल। और फिर आकाश में भी मैं उसी नंबर पे चलती थी, ऐसा 3rd 4th कुछ मार्क्स सिक्योर करना ना, पेरेंट्स का डंडा भी सिखा देते हैं कि घर जाके डांट पड़ेगी, मम्मी बोलेगी। आधा डर तो मुझे इसी का रहता था हर टाइम कि भाई, एक तो उनके ऐसा होता था कि मतलब अभी आप टेस्ट देकर आ रहे हो और जितनी देर में ये मुझे लेने आती थी इतनी देर में मेरा रिजल्ट इनके फोन पे आ चुका होता था, और मतलब रिएक्शन से ही पता चल जाता था शिट टेस्ट रिजल्ट आ गया है। और मम्मी मुझे मतलब डांटा कभी नहीं है, लेकिन एक डिसअपॉइंटेड सी नजर होती थी जो मुझे ऐसे करके देख रही होती थी। कोई बात नहीं, डांट से ही सही, आप डांट के लिए पढ़ लो चाहे आप अपने मन से पढ़ लो। What were your thoughts in last 6 months before NEET? सबसे डिफिकल्ट टाइम जो होता है वो नीट से जस्ट पहले वाला टाइम होता है, क्योंकि आपके अंदर अब वो एक डेडलाइन दिखने लगती है आपको कि अब अंत आने वाला है। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, और अगर आपने अपनी 2 साल की पढ़ाई उस दिन नहीं निकाली जाके तो बस फिर कोई आपके पास सोल्यूशन नहीं है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि यार क्या कर लूँ कि मतलब अच्छा हो जाए। और मैं लिटरली अपने कमरे में बैठ के रोती रहती थी, और मम्मी इनसे मुझे कैसे करती थी मेरे साथ मैं नहीं बताऊंगी। मैं रो रही होती थी और ये मुझे आके कहती थी कि रो मत, तेरी आंखें सूज जाएंगी तो तेरे सिर में दर्द होने लगेगा, फिर तू पढ़ेगी कैसे।
और मुझे इतना बुरा लगता था उस टाइम कि यार मम्मी ऐसे कैसे कह सकती है मुझे कि चुप भी नहीं करा रही आके और कंसोल भी नहीं कर रही। और लास्ट के 3 महीने तो मैंने इसको ये कह दिया था कि लीजू मैं तेरे पे कोई तरस नहीं करूंगी, ना मुझे सिर में दर्द चाहिए, ना मुझे तेरी तबीयत खराब चाहिए। उस चीज़ को लेके जो करना है वो कर ले, मैं कोई तरस नहीं करने वाली। सिर दर्द है दवाई खा लो, ठीक है ना, टाइम से सो टाइम से उठो। मैं 3 महीने कोई तरस नहीं करूंगी, रोएगी तो रो के आंसू पहुँच दूंगी, फिर कहूँगी पढ़ लो। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी मम्मी शायद मुझे घर से ही बाहर निकाल दे। ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता, घर में तो फिर रखी लेती, मैं कैसे तैसे भी रखी लेती, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन खुशी खुशी घर में रखा हुआ है अभी भी मुझे। तो यही रहता है कि मतलब लास्ट के टाइम पे थोड़ी परेशानी होती रहती है। और मेरे साथ तो ये हुआ था कि नीट से 2 दिन पहले से मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रीज हो चुका था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना मेरे अंदर कोई खुशी थी, ना सैडनेस थी, ना डर था, कुछ था ही नहीं। मतलब मैं फ्रीज हो चुकी थी। और इनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ना, उन्होंने कहा था कि बच्चों रिलैक्स रहने के लिए नीट से 3 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देना। तो ये इसको बात एकदम समझ में आ गई है, ऐसी बिल्कुल समझ में आ गई। है। 3 दिन पहले किताबें बंद और मस्ती चल रही है। इनका देहरादून सेंटर पड़ा था तो वहाँ पे पूरी शॉपिंग चल रही है एग्जाम से पहले भी। ये लोग गए थे, मैं नहीं गई थी शॉपिंग करने के लिए, झूठ बोल रही है। मैं अपने रूम पे थी और मैं सो रही थी। हाउ डू यू फील व्हेन यू लुक बैक, डज दैट फील ऑल वर्थ इट? एक्चुअली जब मैं देखती हूँ अपने टाइम को तो मुझे अच्छा बहुत लगता है। मतलब हाँ, उस टाइम पे शायद मेरे एम्स ज़्यादा थे। मैं जब तैयारी कर रही थी तो मैंने सोचा था कि मैं मतलब सपने तो इंसान हमेशा बेस्ट कॉलेजेस के देखता है। मैंने भी सपने देखे थे दिल्ली के कॉलेजेस के या KGMC के। मतलब सपने आप हमेशा अच्छे ही देखते हो, लेकिन सेटिस्फैक्शन जो होता है वो एक रिलेटिव टर्म है। सेटिस्फैक्शन मुझे अपने कॉलेज से बहुत ज़्यादा है। मैं इसी टाइप की लड़की हूँ कि मतलब जहाँ मिल गया, मतलब आपकी डिजर्वेंस के हिसाब से आपने जितनी पढ़ाई करी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत दिन रात लग के पढ़ाई करी है। नहीं, झूठ बोल रहा है। पर मैंने कंसिस्टेंटली 2 साल मेहनत करी। मुझे पता था कि हाँ, मैं मेहनत करती रहूंगी तो मुझे मिल जाएगा। मैंने 2 साल कंसिस्टेंटली लगी रही और शायद जितना मेरा दिमाग था और जितना मेरी डिजर्वेंस थी उसके हिसाब से मुझे एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, सबसे बड़ी बात। और मतलब मैं उस जगह जाके खुश हूँ कि मेरे को बढ़िया जगह मिल गई। मैं उस तरीके की हूँ भी नहीं कि मतलब मैं कमियाँ निकालूँ या कोसती रहूँ खुद को। तो जिस दिन वो कॉलेज मुझे अलॉट हो गया था उसके बाद मैंने ना अच्छे कॉलेज के बारे में सोचा ना बुरे के बारे में सोचा, और बस उसको एक्सेप्ट कर लिया और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। तो मतलब व्हेन आई लुक बैक आई फील गुड एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट राइट नाउ। व्हाट वाज योर एंड योर फैमिलीज रिएक्शन ऑन योर रिजल्ट डे? बहुत 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 ज़्यादा खुशी का वो दिन था और शायद इसके लिए मैंने यही ड्रीम देखा हुआ था और ऐसा लग रहा था ये पूरा हो गया, ये कैसे हो गया। उस तब हम एकदम फ्रीज हो जाते हैं, यकीन ही नहीं होता। हाँ। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल ले रहे हो और मतलब मार्क्स भी अच्छे ही आए थे, रैंक भी अच्छी आई थी और मतलब अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनका नहीं भी हो पाता, तो उन लोगों को देख के भी आपको लग रहा होता है कि यार मेरा हो गया, और सब आपको कॉल्स करके इतना बधाइयाँ दे रहे होते प्राउड हैं। फील तभी होता है जब आपके बच्चे की आपके सामने तारीफ होती है। फिर जब बच्चे की तारीफ होती है तो पेरेंट्स की भी तारीफ होती है कि नहीं आप भी बहुत अच्छे पेरेंट्स हो, इसीलिए बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो इसी को बस यही एक मोमेंट्स होते हैं जिसको आप सुन के खुश होते हो बहुत ज़्यादा, और वो मोमेंट हमें मिला। मतलब बहुत ही अच्छा था। और थोड़ा खुशी तब ज़्यादा होती है जब आपके हाथ में एकदम ही कॉलेज आ जाता है, तो वो खुशी ग्रेजुअली चलती रहती है रिजल्ट डे से लेकर कॉलेज मिलने तक, तो वो काफ़ी अच्छा टाइम होता है। सो टू सम अप, जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं उनसे मैं अपनी जर्नी से यही सम अप करना चाहूँगी कि कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो और टाइम से पढ़ाई शुरू कर दो। मतलब ऐसा लेट मत करो, 11th से आप स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करनी अच्छे से शुरू कर दो और डिस्ट्रैक्शन से बचो, या तो खुद बचो, और अगर खुद से नहीं बचा जा रहा और पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं तो उस चीज़ को ये ना सोचो कि ये गलत बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। आप उस चीज़ को मानो, क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा आपको जब कल पता लगेगा कि पेरेंट्स वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे थे, तो आप खुद एक्सेप्ट करोगे उस चीज़ को कि नहीं पेरेंट्स सही थे हमारे। तो उस चीज़ को आप खुद कोशिश करो कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, उससे आपको सिर्फ 2 साल दूर रहना है। उसके बाद कोई आपको नहीं पूछेगा आप क्या कर रहे हो। जैसे भी रह सकते हो मोटिवेटेड रहो और टेस्ट दो, और अपनी मतलब अपने को आपको पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे चल रहे हो, जहां आपको पहुंचना है उसके हिसाब से अभी आप कितने तैयार हो। और एंड डे तक गिव अप कभी नहीं करना है, हमेशा ये सोचना है कि एंड तक लड़ूंगा, जब तक
हो नहीं जाता तब जब तक है जान, जब तक है जान। और सबसे इम्पोर्टेंटली प्लान बी के बारे में कभी नहीं सोचना है। हमेशा अगर प्लान बी के बारे में सोच लिया तो प्लान ए कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो हमेशा अपना एक गोल सेट रखो और जब तक उसको अचीव नहीं कर लेते तब तक गिव अप नहीं करना है। सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि आप और क्या जानना चाहते हो, और अगर अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो अगले व्लॉग्स में हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट टाइप का व्लॉग था। सिर्फ नीट एस्पायरेंट्स के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी लर्निंग्स हैं या जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस करा है वो मैं लोगों तक शेयर करूँ। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।